Very good evening to all of you. Myself Rakesh Kapoor and you are watching live sessions of Judicial Competition Times.in. Today I am going to discuss very important topic of Domestic Violence Act 2005. In this relation, I have already lodged 4 video sessions up to section number 17. If you have not watched these videos, so I have given the link of these 4 video sessions up to section number 17 in the description of this video, so you can have a look over the same. If you are new to my YouTube channel, kindly subscribe the same, and if you have not clicked on the all notification button, so kindly do the same so that you can receive all my video notifications on time. If you are aspiring for judicial examinations, so you can visit my website judicialcompetitiontimes.in and enroll for the various courses in the form of online mock tests, online coaching classrooms, previous papers, model papers and lot more. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशंस. बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और जो भी एग्रीड पर्सन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का एग्रीव्ड है वो बेसिकली इन्हीं पर्टिकुलर रिलीफ्स के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और इन सभी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर्स जो भी वो सीक करता है कोर्ट में उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए. तो जल्दबाजी में इस वीडियो सेशन को मत देखना, आखिरी तक पूरा देखना ताकि नॉलेज आपको कंप्लीट मिल जाए. ये सेशन जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, लीगल प्रोफेशनल्स के लिए और जुडिशल एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. इससे पहले कि मैं सभी सेक्शंस को वर्ड टू वर्ड डिटेल में डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ एक टेक्निक समझाना चाहता हूं जिससे इस पूरे लेक्चर को समझने में बड़ी आसानी होगी. और एक बार आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो समझ लीजिए जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो ऑर्डर्स सीक किए जाते हैं वो आप एट द बैक ऑफ अ हैंड आप उसे मेमोराइज कर सकते हैं और आपका उस पर कमांड भी अच्छा हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि बेसिकली क्या क्या ऑर्डर्स कोई भी एग्रीव्ड डोमेस्टिक वायलेंस का कोर्ट ऑफ लॉ में सीक करता है. तो बेसिकली हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन नंबर 18 से लेकर सेक्शन नंबर 29 तक. सेक्शन नंबर 17 तक ऑलरेडी एक वीडियो सेशन यूट्यूब पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं. जितने भी तरह के ऑर्डर्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पास किए जाते हैं उनको मैंने यहाँ पर एनुमरेट किया है क्योंकि इनको चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी एनुमरेट किया हुआ है, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है. अब इनको याद कैसे करें? बेसिकली हम लोगों को सेक्शन वाइज चीज़ें याद नहीं होती, हमें सीक्वेंस में चीज़ें याद नहीं होती, हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं. अब इनको मेमोराइज करने का तरीका क्या है? एक ऐसा पर्टिकुलर नाम बता रहा हूँ, उससे आप इन सभी ऑर्डर्स को याद कर लेंगे. आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर विलन होता है और वो बड़ा सारा अत्याचार करता है, वायलेंस करता है किसी पर्सन पर, और उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर विलन से परेशान होकर वो जो लेडी होती है, जो एग्रीड पर्सन होता है, वो हीरो के पास जाता है और हीरो जो है उससे बचाता है. तो यहाँ पर हमारा जो हीरो है वो हमारी कोर्ट है. हमारी कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस जिसके साथ हो रहा है उससे बचाएगी. और ये जो विलेन रूप में जो पर्सन है उसका नाम है प्रेम चोपड़ा. तो ये प्रेम चोपड़ा कुछ अत्याचार कर रहा है और इन सब से बचने के लिए वो पर्सन जो एग्रीव्ड है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है. तो लेकिन सर आपने ये शब्द क्यों डराइव किया, आप क्यों इसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं? देखिए, अगर हम इस पूरे सेशन को देखेंगे, अगर यहाँ पर जो भी रिलीफ्स हमको दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, जैसे कि प्रोटेक्शन का P, रेजिडेंस का R, मॉनिटरी का M, कस्टडी का C, कंपनसेशन का C, और यहाँ पर हमारे पास P है, पावर टू ग्रांट द इंटरिम. सेक्शन नंबर 18 से लेकर 23 तक मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली बस सेक्शन नंबर 18 को याद रख लेना है. पहले वाले को आपको याद रखना है कि सेक्शन नंबर 18 से हमारे ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है. उसके आगे का काम अपने आप ही हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? आपको प्रेम चोपड़ा को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? PRM. प्रेम को PREM ना लिखकर प्रेम लिख देते हैं PRM. PRM कैसे? P प्रोटेक्शन का, R रेजिडेंस का और M मॉनिटरी का. PRM हो गया. उसके बाद CCP, चोपड़ा को हमने लिख दिया CCP. तो C कस्टडी का, C कंपनसेशन का और P हमारा पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स.
तो ये प्रेम चोपड़ा को एब्रिवेटेड फॉर्म में हमने याद रख लिया, तो बस हमें सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स याद हो गए, सारे के सारे ऑर्डर्स याद हो गए। अब इनके कंटेंट को हम एक बार एक एक करके सबको डिटेल में स्टडी कर लेंगे, वो एक अलग फैक्टर है। तो बहरहाल अभी सेक्शन नंबर 18 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा प्रोटेक्शन, फिर हमारे पास रेजिडेंस का ऑर्डर, फिर मॉनिटरी का, फिर अगला वाला कस्टडी का, उसके अगले वाला कंपनसेशन का, और फिर यहाँ पर पावर टू ग्रांट द इंटरिम ऑर्डर्स। तो याद करने में भी आसानी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो सेक्शंस भी हमको याद हो गए, बस हमको पहले वाला सेक्शन याद रखना है 18, बाकी सब कनेक्शन में हमको सब मिल जाएंगे। तो चलो ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, इन सभी सेक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या मेंशन किया है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर 29 तक अगर सारे सेक्शंस को डिस्कस करना है, तो बाकी जो 24 से लेकर 29 तक है वो तो आपने बताया नहीं। वो ऑर्डर्स का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। यहाँ पर मैंने वो टाइप ऑफ ऑर्डर्स जो कि डीवी एक्ट में पास होते हैं उनकी चेकलिस्ट दी है, ताकि आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो सिर्फ उसके कोलेटरल सेक्शंस हैं, जो कि उनके साथ कनेक्टेड सेक्शंस हैं, जो कि हमको आमतौर पर अदरवाइज भी याद हो जाएंगे। लेकिन जो चेकलिस्ट हमको प्रेम चोपड़ा के फॉर्म में याद रखनी है, वो 18 से लेकर 23 तक ही हमारा यहाँ पर फॉर्मुलेशन बना रही है, तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर मेंशन किया। तो चलो ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। तो जरा बेर एक्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट दिए हुए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए आप सब लोग ध्यान से। सबसे पहला है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन नंबर 18 में मेंशन किया है प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्या कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर? वो कहते हैं मजिस्ट्रेट एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट को अपॉर्चुनिटी दे देंगे सुनवाई की, और सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेसाई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या हो सकता है, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं एग्रीड पर्सन के फेवर में, और रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट कर सकते हैं कि वो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना करे। या फिर वो क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस में ये रिस्पोंडेंट एड कर रहा है या अबेट कर रहा है तो वो ना कर सके। यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्शन जो ऑर्डर है वो प्रोहिबिशन के रूप में आ रहा है। प्रोहिबिशन यानी हम उसे प्रोहिबिट कर रहे हैं। जब हम किसी वुमेन को प्रोटेक्शन देंगे, किसी भी एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे? हम रिस्पोंडेंट को रोकेंगे ना कि भाई तुम डोमेस्टिक वायलेंस मत करो। तो पहली बात तो यही है कि हम उसको रोक रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। तो यहाँ पर पहला वाला क्लॉज यही कह रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस से रोकने के लिए। दूसरा, अगर वो रिस्पोंडेंट किसी को मदद कर रहा है, किसी को अबेट कर रहा है, एड कर रहा है, तो उससे रोकने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तीसरा, अगर एग्रीड पर्सन कहीं पर काम कर रहा है, कहीं जॉब में है, कहीं बिजनेस में है, उसके एम्प्लॉयमेंट जो उसका एम्प्लॉयमेंट वाला प्लेस है वहाँ पर जाने से रोकने के लिए भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। इवन अगर मान लो एग्रीड पर्सन जो है वो एक चाइल्ड है, तो वहाँ पर भी स्कूल में वो रिस्पोंडेंट ना पहुँच जाए, वहाँ जाकर उसको परेशान ना करे, या कोई ऐसी जगहों पर जहाँ पर एग्रीड पर्सन फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, वहाँ पर जाने से भी रिस्पोंडेंट को रोका जा सकता है। वो पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था, जिसके खिलाफ एग्रीड पर्सन ने एलिगेशन लगाए हैं कि ये पर्सन मुझे परेशान कर रहा है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को रोका जा सकता है कि वो उनके कार्य की जगह पर ना जाएं, बच्चे के स्कूल में ना जाएं, और जहाँ पर वो एग्रीड पर्सन फ्रीक्वेंटली विजिट करता है, अब दोस्तों के यहाँ किसी और जगह पर, वहाँ पर भी जाकर उसे परेशान ना करें। इसके अलावा कोर्ट ये भी ऑर्डर पास कर सकती है कि अगर ये रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अगर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे रोका जा सकता है कि वो उसे कम्युनिकेट ना करे। जैसे कि कोई पर्सनल इंटरेक्शन ना करे, ओरली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करे, किसी तरह का राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक कांटेक्ट बनाने की कोशिश ना करे, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं जी, टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, फेसबुक पर बार बार मैसेंजर पर मैसेज कर रहा है, स्नैपचैट और दुनिया भर के जो तरीके हैं, ईमेल है, टेलीफोनिकली कॉल कर रहा है, तो ये सब को रोकने के लिए भी कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट उसे प्रोहिबिट कर सकती है। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि अगर मान लो रिस्पोंडेंट का कोई भी एसेट्स हैं, उसको वो डिस्पोज ऑफ ना करे। अगर दोनों का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है, एग्रीड पर्सन का और रिस्पोंडेंट का, तो उसको भी वो ऑपरेट ना करे, उनमें से कुछ कैश वगैरह ना निकाले,
या रिस्पोंडेंट का कोई खुद का बैंक अकाउंट है तो उसे भी ऑपरेट करने से कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है रोकने के लिए कि भाई वो इस बैंक के ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट ना करे, बैंक को ऑपरेट ना करे, तो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। इवन कोर्ट ये भी ऑर्डर पास कर सकती है कि अगर स्त्री धन उसके पास है, रिस्पोंडेंट के पास, तो वो भी किसी और को ट्रांसफर ना कर दे। कई बार होता है कोई प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी होती है जो स्त्री धन के रूप में मिली होती है, तो कोर्ट उसे प्रोहिबिट कर रही है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे आप किसी को भी, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि रिस्पोंडेंट की और कंप्लेनेंट जो कि एग्रीड पर्सन है उसके जॉइंट नेम में हो सकती है, तो इनको भी एलिनेट या ट्रांसफ़र करने से कोर्ट उन्हें रोक सकती है और ये कह सकती है कि आप हमारी परमिशन के बगैर, हमारी लीव के बगैर आप इनको कुछ को भी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा जी क्लॉज में वो कह रहे हैं, ठीक है, अभी एफ क्लॉज पर आते हैं, कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट। इवन कोर्ट रिस्पोंडेंट को रोक सकती है कि अगर उसके कोई डिपेंडेंट हैं उनके साथ भी कोई वायलेंस वगैरह ना हो, और वो लोग जो उस पर्सन को मदद दे रहे थे, एग्रीड पर्सन को, कि उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। देखो किसी पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, अब जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ वो एग्रीड पर्सन हुआ, उसकी मदद में कुछ लोग भी आएंगे कि भाई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मेरी मदद करो। अब अगर कोई पर्सन उनके साथ भी, रिस्पोंडेंट बदतमीजी करता है, उनके साथ भी वायलेंस कमिट करता है जो उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी रोकने के लिए ऐसा प्रोटेक्शन ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है। इसके अलावा जी क्लॉज में वो कहते हैं किसी और तरह का कोई और एक्ट भी हो, अगर कोर्ट को लग रहा है कि इसको ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या क्या ऑर्डर्स पास होते हैं? नंबर 1, हम रिस्पोंडेंट को रोक रहे हैं कि कोई अपराध ना करे, कोई वायलेंस ना कमिट करे, या इस वायलेंस को अबेट ना करे, कोई एड ना करे, उसके वर्क प्लेस पर ना जाए, या बच्चे अगर जा रहे हैं उसके तो वहाँ पर जाकर परेशान ना करें, किसी तरह से भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, इस तरह के लिए रोक सकते हैं उसको। प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करे, डिपेंडेंट के साथ कोई वायलेंस कमिट ना करे, है ना, जो लोग मदद दे रहे हैं एग्रीव्ड को उनके साथ कुछ वायलेंस ना कमिट करे, और इसके अलावा कोई और तरह की मदद अगर कोर्ट को लगती है कि इनको कोई और ऑर्डर पास करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी कोर्ट पास कर सकती है। तो ये हमारे पास कुछ वेरियस टाइप्स के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट पास कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 19 पर, और सेक्शन नंबर 19 में जो उन्होंने बात की है वो बात की है रेजिडेंस ऑर्डर्स के बारे में। रेजिडेंस ऑर्डर समझते हैं ना आप, घर में रहने से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर्स पास करना। मैं इसको एक जनरल सी भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लो किसी के साथ पारिवारिक घर में कहीं कुछ रह रहे हैं, उनके साथ कुछ मारपीट हो गई वेमेन के साथ, उसे कहा तू घर से निकल जा, उसे घर से निकाल दिया। अब वो वेमेन बेचारी कहाँ जाए, उसके पास कोई और घर नहीं है, तो वो कहती है जी जो भी सिचुएशन है मेरा घर तो वह है, मुझे रहना तो वहीं पे ही पड़ेगा, इनको वायलेंस करने से रोको। सॉल्यूशन ये नहीं है कि इसे घर से निकाल दो, सॉल्यूशन ये है कि उसके साथ अगर वायलेंस हो रहा है तो उस वायलेंस को रोका जाए। घर में रहने का तो उसका अधिकार है ही ना। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिडेंस के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेक्शन नंबर 19 में मेंशन किया है। और यहाँ पर वो कहते हैं वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ सबसेक्शन नंबर 1, मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एग्रीव्ड के साथ, तो वो एक रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं। रेजिडेंस ऑर्डर में क्या क्या पास होता है? नंबर 1, रिस्पोंडेंट को रेस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो किसी भी तरह से एग्रीड पर्सन को उस प्रॉपर्टी से बेदखल ना करे, उसे डिस्पोजेस ना करे, उसके कब्जे के साथ छेड़छाड़ ना करे, उसे डिस्टर्ब ना करे। अगर वो किसी शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है विक्टिम, या विक्टिम रह रहा है, जो भी सिचुएशन है, वहां पर उसे वहां से उसको निकाला ना जाए, उसे बेदखल ना करे। अब अगर रिस्पोंडेंट ये कहता है कि देखिए इसका तो इस घर में कोई हक है नहीं, इसका कोई मालिकाना हक तो है नहीं, तो हम तो इसे निकाल देंगे, तो लॉ ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबसेक्शन नंबर 1 जो 19 का क्लॉज नंबर ए है वो ये कह रहा है कि अगर एग्रीव्ड का उसमें चाहे कोई इक्विटेबल राइट हो चाहे ना हो, रिस्पोंडेंट का भी चाहे उसमें कोई इक्विटेबल राइट हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स। आप उसे बिना कोर्ट के ऑर्डर के निकाल नहीं सकते, उसे डिस्पोजेस नहीं कर सकते।
दूसरे बी क्लॉज में वो कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि ये जो रिस्पोंडेंट है ये अपने आप को उस शेयर्ड हाउस होल्ड से अलग कर ले, यानी कि अगर छोड़ के ही जाना है तो ये रिस्पोंडेंट उस घर को छोड़कर जाए, ना कि वो एग्रीड पर्सन उस घर को छोड़कर जाए। तो कोर्ट इवन रिस्पोंडेंट को भी उस हाउस होल्ड से, शेयर्ड हाउस होल्ड से रिमूव करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है। तीसरा वो कहते हैं सी क्लॉज में उन्होंने कहा है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड। रिस्पोंडेंट को रोक सकते हैं कि आप इस शेयर्ड हाउस होल्ड के इस वाले पोर्शन में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे रिश्तेदार इस पोर्शन में नहीं आएंगे घर के, इस जगह पर वो एग्रीड पर्सन रह रही है, आप रोज रोज वहां पर घुसते हो, वहां जगह से परेशान करते हो, तो इस जगह पर घुसना बंद करो आप। ऐसा भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। इवन क्लॉज नंबर डी में वो कह रहे हैं रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनकम्बरिंग द सेम। रिस्पोंडेंट को रोक सकते हैं कि वो इस शेयर्ड हाउस होल्ड को, जो घर जिसमें वो रह रहे हैं, उसको कहीं पर भी बेच ना दे, किसी को डिस्पोज ऑफ ना कर दे, किसी को गिफ्ट वगैरह ना कर दे, या कहीं पर गिरवी ना रख दे। वो हो सकता है इसलिए कर रहा हो कि अरे हम एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, ना प्रॉपर्टी होगी और ना ही वो हमारे पास एग्रीड पर्सन रहेगा या रहेगी, तो ये ऑप्शन अच्छा है, ये जो शेयर्ड हाउस होल्ड है इसको बेच दो, इसको ट्रांसफर कर दो, अपने आप ही भाग जाएगी। तो कोर्ट इस रिलेशन में भी ऑर्डर पास कर सकती है कि नहीं, हम इनको रोक सकते हैं, आप इनको एलिनेट, इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे ई क्लॉज को देखिए। ई क्लॉज में कह रहे हैं रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। कभी कभी क्या होता है, वो कहते हैं भाई मेरा तो इस प्रॉपर्टी में अब कोई अधिकार नहीं है, हमने तो अपने सारे अधिकार रिनाउंस कर दिया, इसका परित्याग कर दिया, तो जब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो मैं इस घर में रह नहीं सकता, भाई मैं भी नहीं रह सकता तो मेरी बीवी भी नहीं रह सकती। तो क्या ऐसा करने से रोका जा सकता है? वो कह रहे हैं हाँ, ऐसा करने से भी रोका जा सकता है। अगर वो पर्सन अपने राइट्स को रिनाउंस कर रहा है तब उसे कोर्ट की परमिशन से ही रिनाउंस करना पड़ेगा। कोर्ट की परमिशन के बगैर वो अपने राइट्स को, अगर उस शेयर्ड हाउस होल्ड में उसके कोई राइट्स हैं तो उसका वो परित्याग नहीं कर सकता, उनको वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लॉज नंबर एफ पर। एफ में वो बोल रहे हैं डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर द सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट एकोमोडेशन फॉर द एग्रीव्ड पर्सन एज एंजॉयड बाय हर इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ये जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही थी, जिस तरह का लेवल ऑफ एकोमोडेशन उसे मिल रहा था, इसी तरह का एक डिफरेंट अल्टरनेटिव एक हाउस होल्ड उसको दिया जा सकता है, एक अकोमोडेशन दिया जा सकता है, और इसका किराया अगर जो होगा वो भी फिर उस रिस्पोंडेंट को पे करने पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं ये कंडीशन लगाइए साथ में, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज नंबर बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज वुमेन। अब देखो क्लॉज नंबर बी में क्या है, क्लॉज नंबर बी में हमने कहा था कि हम रिस्पोंडेंट को उस घर से निकाल भी सकते हैं, उसके लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तो क्या विमेन को भी निकालने के लिए ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है? उन्होंने कहा नहीं, विमेन को निकालने के लिए क्लॉज नंबर बी में कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। अगर रिस्पोंडेंट विमेन है तो उसको निकालने के लिए कोई भी ऑर्डर क्लॉज नंबर बी में पास नहीं किया जाएगा। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिडेंस ऑर्डर्स थे जो कोर्ट पास कर सकती है। अब आगे उन्होंने सबसेक्शंस में क्या क्या कहा है जरा उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकती है और दूसरी डायरेक्शंस भी पास कर सकती है अगर उनको लगता है कि इस एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए या उसके सेफ्टी के लिए या उसके बच्चों के सेफ्टी के लिए कोई और डायरेक्शंस देने की रिक्वायरमेंट है, तो कोई और डायरेक्शंस भी कोर्ट पास कर सकती है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट क्लॉज नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि रिस्पोंडेंट को कह सकती है कि आप कोई एग्जीक्यूट करो, बॉन्ड एग्जीक्यूट करो विद और विदाउट श्योरिटीज, कि आप किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे। यानी कि रिस्पोंडेंट से एक बॉन्ड ले सकते हैं कि आप भविष्य में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं करोगे। सबसेक्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसमें जो भी ऑर्डर पास किया जाता है सबसेक्शन नंबर 3 में, ये ऐसे ही लागू होता है जैसे कि चैप्टर नंबर 8 सीआरपीसी में जो प्रोविजंस लिखे हैं उनमें जब बॉन्ड लिया जाता है जो प्रोविजंस लगते हैं
वही प्रोविजंस हमारे यहाँ पर भी लगेंगे और यहाँ पर जो हम बॉन्ड ले रहे हैं उसके वही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस चैप्टर नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी के होते हैं। आगे उन्होंने कहा सबसेक्शन नंबर 5 में कि जिस समय पर सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 में अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट पास कर रही है तो वहाँ पर ये मजिस्ट्रेट जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे जो उस कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में पुलिस स्टेशन आता होगा, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और जो डायरेक्शन हमने दिया है उनका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप इंश्योर कर लो। और इवन उसको मदद देने के लिए भी कह सकते हैं कि इस वुमेन को एप्लीकेशन लगाने में आप मदद करें ताकि उसे जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो प्रोटेक्शन उस वुमेन को या उस एग्रीड पर्सन को मिले। तो यहाँ पर पुलिस का भी रोल एक डायरेक्शन के थ्रू कोर्ट इंश्योर कर सकती है कि कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑर्डर पास कर दिया और कंप्लायंस कुछ हो नहीं रही, तो पुलिस उसको मॉनिटरिंग कर सकती है और उसकी रिपोर्टिंग फिर मजिस्ट्रेट को कर सकती है लेटर ऑन के इस केस में क्या हुआ, हमने प्रोटेक्शन दिया नहीं दिया। आगे सबसेक्शन नंबर 6 को देखिए। While making an order under subsection number 1, the magistrate may impose on the respondent obligation relating to discharge of rent or other payments। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जब अगर आप कोई भी एक अल्टरनेटिव एकोमोडेशन का इंतजाम कर रहे हो एग्रीड पर्सन के लिए, तो आपने कहा हमने तो घर दे दिया जिसको अलग लेकर, किराया कौन देगा? किराया कौन देगा? आप कहेंगे हमने तो भैया घर दिलाना तो घर दिला दिया, अब वो जाने उसका काम जाने। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट इस रिलेशन में ये भी ऑर्डर पास कर सकती है कि आप उसी लेवल का एकोमोडेशन उसको लेकर दोगे जैसा एकोमोडेशन वो शेयर्ड हाउस होल्ड में शेयर कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, और उसका जितना भी किराया होगा फिर वो रिस्पोंडेंट को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पार्टीज कंसर्न की फाइनेंशियल नीड्स को, उसके रिसोर्सेज को देखते हुए रेंट या अदर पेमेंट्स को पास करने के बारे में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकते हैं सबसेक्शन नंबर 7 में कि जो भी ऑर्डर्स कोर्ट ने पास किए हैं उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का। सबसेक्शन नंबर 8 देखिए, यहां पर वो कह रहे हैं द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द पोजीशन ऑफ द एग्रीड पर्सन हर स्त्रीधन। मान लो कोई स्त्रीधन लड़की को मिला है और वो स्त्रीधन रिस्पोंडेंट के पास पड़ा हुआ है। अब वो लेडी कह रही है कि मुझे मेरा स्त्रीधन वापस चाहिए, तो कोर्ट उसका स्त्रीधन लौटाने के लिए भी ऑर्डर पास कर सकती है। अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, कोई पैसे हैं या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिसके लिए वो एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड है, स्त्रीधन के लिए एंटाइटल्ड है, प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है, तो वो प्रॉपर्टी देने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है अंडर सबसेक्शन नंबर 8। तो ये हुआ आपका रेजिडेंस ऑर्डर के रिलेशन में। ठीक है जी, तो पी भी हो गया, आर भी हो गया। अब आ जाते हैं एम पर, प्रेम के एम पर आते हैं। सेक्शन नंबर 20 में बात की गई है मॉनिटरी रिलीफ के बारे में। मॉनिटरी मतलब पैसे, पैसे से संबंधित है ना, धन से संबंधित रिलीफ। कौन कौन से रिलीफ है? While disposing of application under subsection number 1 of section number 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the agreed person। मान लो जो भी खर्चा एग्रीड पर्सन का लगा है उस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, जो भी उसे एक्सपेंसेस हुए, जो लॉसेस हुए, जो उसने सफ़र किए, वो एग्रीड पर्सन को देने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बच्चे को कोई मॉनिटरी रिलीफ देने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। अब यहाँ पर किस किस तरह के रिलीफ कोर्ट दे सकती है? वो कहते हैं ये कुछ नीचे तरह के ABCD तरह के हमारे पास कुछ रिलीफ दिए हैं, लेकिन ये रिलीफ सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होंगे जो यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये वाले तो होंगे ही जो यहाँ पर दिए हैं। लिखा है ना यहाँ पर, सच रिलीफ में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, यानी कि ये रिलीफ होंगे लेकिन यहीं तक ही लिमिटेड नहीं होंगे। और कोर्ट अगर पास करना चाहती है, कोई और ऑर्डर पास करना चाहती है, तो वो भी पास कर सकती है। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे उसकी अर्निंग में कोई उसको नुकसान हो जाए, उसको जो कमाई थी, जो उसकी अर्निंग थी, उनमें कोई लॉसेस होने लगे, उसके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा, या उसकी जो प्रॉपर्टी आपने रिमूव कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, उसको कोई डैमेज कर दिया,
जो एग्रीड पर्सन के कंट्रोल में थी और रिस्पोंडेंट ने उनको कोई डैमेज कॉज किया है, कोई भी रिमूव कर दी है प्रॉपर्टी, कोई डिस्ट्रक्शन किया है, तो उसके रिलेशन में भी आप मॉनेटरी रिलीफ दे सकते हो। इसके अलावा एग्रीड पर्सन और उसके बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, हालांकि सेक्शन नंबर 125 में तो जो ऑर्डर पास किया जाता है वो है ही, लेकिन ये मॉनेटरी रिलीफ इन एडिशन टू सेक्शन नंबर 125 हो सकता है, तो उसके बारे में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, मेंटेनेंस के बारे में भी। या मान लो कोई और हिंदू लॉ में भी हमारे पास प्रोविजंस है मेंटेनेंस देने के बारे में, तो चाहे किसी और लॉ में कोई और प्रोविजंस दिए हों, उनके रहते हुए भी हमारे पास सेक्शन नंबर 20 में मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड करने के बारे में प्रोविजन दिया है, और ये प्रोविजन इन एडिशन टू दोस अदर लॉज या अदर देन 125 सीआरपीसी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पर ऑफ सेक्शन नंबर 20, और सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है जरा देख लेते हैं। द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडेक्वेट। अब सवाल यार ये उठता है कि आप जो भी रिलीफ दे रहे हो वो कम से कम इतना तो हो, इतना सफिशिएंट तो हो कि जो एग्रीड पर्सन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो उसको अकस्टम्ड करता हो, उससे मैच करता हो। ऐसा ना हो कि वो उसको जो ज़िंदगी जीने की आदत है या जिस तरह की वो ज़िंदगी जी रही थी उसमें 50,000 रुपये पर मंथ की रिक्वायरमेंट होती है और आप उसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये पकड़ा रहे हैं, लो जी आप हमने आपको मॉनेटरी रिलीफ दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अकॉर्डेंस में ही आप उसको जो मॉनेटरी रिलीफ दोगे वो उसके अकॉर्डेंस में ही होना चाहिए। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो लमसम अमाउंट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस के रूप में या मंथली मेंटेनेंस के रूप में भी दे सकती है, जैसा भी सरकमस्टांस कोर्ट को ठीक लग रहा है उसके हिसाब से ऑर्डर पास कर सकती है। मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर पास करते हैं मॉनेटरी रिलीफ के, इसकी जो कॉपी है वो पार्टीज कंसर्न को दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी एक कॉपी इवन जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उनके पास भी भेज देंगे, ठीक है, जहाँ पर वो रहता है एग्रीड वहाँ पर भेज देंगे। और इसके अलावा जहाँ पर रिस्पोंडेंट रह रहा है वहाँ पर भी भेजेंगे, उस पुलिस स्टेशन को भी भेज देंगे जहाँ पर रिस्पोंडेंट रहता है, ठीक है। तो कॉपीज देने के बारे में बात कर दी उन्होंने। और नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं आगे कि द रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड टू द एग्रीड पर्सन विद इन द पीरियड विच इज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन नंबर 1। अगर कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड स्लॉट मेंशन किया है कि इतने पीरियड में आपको ये मॉनेटरी रिलीफ देना है, तो उस स्टिपुलेटेड पीरियड में ही आपको रिस्पोंडेंट को वो मॉनेटरी रिलीफ देना होगा। अगर ये पर्सन मॉनेटरी रिलीफ नहीं देता, सबसेक्शन नंबर 6 देखिए, अगर वो मॉनेटरी रिलीफ रिस्पोंडेंट नहीं देता तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है कि इसके एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे देते हैं कि ये इसकी तनख्वाह काट कर सीधा एग्रीड पर्सन को दे देगा, या फिर उसके एम्प्लॉयर को ये कहेंगे कि भाई इतना अमाउंट तुम कोर्ट में जमा कर दो। या उसका मान लो कोई डेटर है जिससे रिस्पोंडेंट ने पैसा लेना था, तो डेटर को ही बोल देंगे कि देखो भाई साहब ये पैसा आप एग्रीड पर्सन को सीधा दे दो, रिस्पोंडेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है, या इतना पैसा तुम कोर्ट में जमा कर दो। अब ये पैसा जो उन्होंने उसकी सैलरी में से कट करवा लिया या एम्प्लॉयर से ले लिया और कोर्ट में जमा करवा लिया, तो इस पैसे का होगा क्या? इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? इसका एडजस्टमेंट जो रिलीफ आप रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट फाइल कर रहे थे, जो कि उसके फेवर में पास कर रहे थे, उतने अमाउंट को आप एडजस्ट कर लोगे। आप काटोगे ही उतना पैसा, है ना, उसको तुम उस रिलीफ के अगेंस्ट एडजस्ट कर लोगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन नंबर 20 में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई भी रिलीफ एग्रीड पर्सन ने सेक्शन नंबर 12 में मांगा है, तो मजिस्ट्रेट जो भी उसके अर्निंग में लॉसेस हुए हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है, उसके संबंध में मेंटेनेंस के रिलेशन में जो मॉनेटरी रिलीफ है वो दे सकती है, और ये मॉनेटरी रिलीफ उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए। और इसके रिलेशन में जब कोई ऑर्डर पास होगा तो कॉपी पार्टीज़ को भी दे देंगे, और जहाँ पर रिस्पोंडेंट रहता है उस थाने के इंचार्ज को भी दे देंगे। और मॉनेटरी रिलीफ उस पीरियड में उनको पे करना पड़ेगा जो पीरियड उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है, और अगर वो पेमेंट नहीं देता तो एम्प्लॉयर से या उसके डेटर से डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप इसे कोर्ट में जमा कर दो, या डायरेक्टली आप एग्रीड पर्सन को पेमेंट दे दो और उस अमाउंट को हम एडजस्ट कर लेंगे जो भी रिलीफ हमने इस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट क्लेम किया है या मांगा है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी किसकी?
देखिए आमतौर पर कस्टडी तो बच्चों की ही मांगी जाती है, तो यहाँ पर बच्चों की कस्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रिलेशन में क्या लॉ है हमारे पास, डीवी एक्ट में अगर कोई भी कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है तो फिर क्या होगा। वो कह रहे हैं मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर, एप्लीकेशन की हियरिंग के किसी भी स्टेज पर, जिस समय पर यह प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है या कोई और रिलीफ इस एक्ट में दिया जाता है, तो वहां पर बच्चों की टेम्पररी कस्टडी के लिए एग्रीड पर्सन को ऑर्डर पास कर सकती है, अगर एग्रीड पर्सन ने इस संबंध में कोई भी एप्लीकेशन लगाई है। और इवन रिस्पोंडेंट के मिलने के लिए अरेंजमेंट भी बना सकती है। भाई आपने एग्रीड पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई कि भाई मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है, ये करता है, वो करता है, और मेरे बच्चे की कस्टडी मुझे दे दिया जाए, तो फॉर टाइम बीइंग कोर्ट उसकी कस्टडी, उस एग्रीड पर्सन को बच्चों की कस्टडी या बच्चे की या बच्चों की कस्टडी दे सकते हैं। लेकिन जो पति है, जो रिस्पोंडेंट है, उसके मिलने के लिए कुछ अरेंजमेंट बना सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार मिलोगे, 10 दिन में एक बार मिलोगे, जो भी अरेंजमेंट कोर्ट बनाएगी वो बना सकती है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि रिस्पोंडेंट का बच्चों से मिलना हार्मफुल हो सकता है उनके हितों के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, तो उन्हें रोक भी सकते हैं। कोर्ट उन्हें मना भी कर सकती है कि नहीं भाई हम तुम्हें मिलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 22 पर, और सेक्शन नंबर 22 में बात की गई है कंपनसेशन ऑर्डर बात करने के बारे में, कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बात की गई है। तो हम लोगों ने PRM पढ़ लिया था, C भी पढ़ लिया, अब आखिरी वाला C पढ़ रहे हैं हम लोग। इन एडिशन टू अदर रिलीफ्स as may be granted under this act, the magistrate may, on an application being made by the aggrieved, pass an order directing the respondent to pay compensation damages for the injuries. वो कहते हैं कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन लगाई है कंपनसेशन के लिए, तो कोर्ट कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। अगर उसको कोई मेंटल टॉर्चर हुआ है, उसे कोई इंजरीज कॉज हुई हैं, उनको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अगर ये जो कुछ भी हुआ है, और ये सब कुछ अगर उस रिस्पोंडेंट के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ है, तो कोर्ट ऐसे रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकती है, यानी कि एग्रीड पर्सन के फेवर में कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकती है। और कंपनसेशन देने का आधार है इमोशनल डिस्ट्रेस, कोई मेंटल टॉर्चर, या उसको कोई इंजरीज कोई हुई हैं किसी भी तरह की, इन सब के रिलेशन में ऑर्डर पास कर सकते हैं कंपनसेशन का। तो ये तो हुए हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो कि हम लोगों ने यहाँ पर गो थ्रू कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोर्ट की पावर के, क्या कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, या क्या कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकती है कि नहीं पास कर सकती। तो जरा आप यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या पावर्स हैं कोर्ट की कि कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करे या एक्स पार्टी ऑर्डर पास करे। इसके लिए प्रोविजन हमारे पास दिया है सेक्शन नंबर 23 में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सेक्शन नंबर 23 में पावर दी गई है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो इस एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है जैसा भी उनको ठीक लगता है। और इसके अलावा आगे वो कहते हैं अगर मैजिस्ट्रेट इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाता है कि प्राइमा फेसाई रिस्पोंडेंट ने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है या वो कर सकता है, तो वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट विच इज फाइल्ड बाय द एग्रीड पर्सन। और एग्रीड पर्सन की एफिडेविट के आधार पर भी कोर्ट इवन रिस्पोंडेंट को सुने बगैर भी, ध्यान से सुनिए, रिस्पोंडेंट को सुने बगैर भी, सिर्फ एग्रीड पर्सन के एफिडेविट के आधार पर भी, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो रही है उसके एफिडेविट से कि हाँ जी रिस्पोंडेंट ने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है, तो फिर वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 24 पर। सेक्शन नंबर 24 में जो भी ऑर्डर्स कोर्ट पास करती है उसकी कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज कंसर्न को देने के बारे में बात की गई है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं है, कोई भी जैकेट फार्मूला नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेस साइंस नहीं है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि मैजिस्ट्रेट उन सभी मामलों में जहाँ पर कोर्ट ने इस एक्ट में कोई भी ऑर्डर पास किए हैं, वहाँ पर वो उस ऑर्डर की कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एप्लीकेशन में पार्टीज थी, एप्लीकेशन में पार्टीज कौन कौन होती हैं, रिस्पोंडेंट होता है और एग्रीड पर्सन होता है, तो उसके रिलेशन में उनको कॉपीज दे सकती हैं। और इवन जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसको भी उसकी कॉपी दे सकते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी उसकी कॉपी दे देंगे जिसने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इस मैटर में सबमिट की थी। उस सर्विस प्रोवाइडर को जिसने इस मैटर में सर्विस दी थी, यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट सबमिट किया था, उसको भी एक
ऑर्डर की कॉपी सर्व अपॉन करा दी जाएगी। अब आगे आते हैं हम सेक्शन नंबर 25 पर और यहाँ पर बात की गई है इस ऑर्डर्स को अगर बदलने की जरूरत पड़ती है भविष्य में या इसका ड्यूरेशन कितना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने पीरियड के लिए ड्यूरेशन होगा, वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। तो जरा समझ लेते हैं आपका सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर आप सेक्शन नंबर 18 में पास कर रहे हो तो ये तब तक एनफोर्स रहेगा जब तक एग्रीड पर्सन उसको डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई नहीं कर देते। यानी कि अगर मान लो किसी भी एग्रीड पर्सन के फेवर में कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, अब ये उस एग्रीड पर्सन के ऊपर है कि वो ऑर्डर को अब आगे कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो नहीं करवाना चाहती तो उसे एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट में और ये कहना पड़ेगा कि ये जो सर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स या रिलीफ मॉनिटरी वाले या कंपनसेशन के जो भी ऑर्डर्स थे सर आपने पास किए थे, अब हम इसको डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं। तो फिर वो ऑर्डर डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर वो डिस्चार्ज नहीं होते तो वो जब तक डिस्चार्ज नहीं होते तब तक चलते ही रहेंगे ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन 25 के सबसेक्शन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर मजिस्ट्रेट को कोई भी एप्लीकेशन एग्रीड पर्सन की मिलती है या रिस्पोंडेंट की मिलती है और वो कहते हैं कि साहब हमारी परिस्थितियां बदल गई, हमारे सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं और अब इन जो भी ऑर्डर आपने पास किए थे उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, उनकी वजह से कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उनकी वजह से किसी रिवोकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि देखिए सर आपने पहले जो हमारे खिलाफ ऑर्डर पास किया था तो वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस में पास किया था, अब वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। मान लो उसकी इनकम अब उतनी नहीं रही या वो खुद से ही अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो वो सामने वाले को कहाँ से मेंटेन करेगा। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि पहले एग्जिस्ट कर रही थी और अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। उनकी वजह से जो ऑर्डर्स हैं उनमें कुछ ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन या रिवोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट अप्रोप्रिएट केस में केस टू केस डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 26 पर। सेक्शन नंबर 26 में उन्होंने कहा है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है खाली कि जो रिलीफ यहाँ पर मांगे गए हैं वो हम खाली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पैरेलल और भी लॉज हैं जो कि सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटीज़ को भी इनकर करते हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं रेमेडीज़ तो फिर वहाँ पर उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसी को हम सेक्शन नंबर 26 में देखेंगे। तो चलिए जरा सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि आपके सेक्शन नंबर 26 में कंटेंट क्या दिया है। वो कह रहे हैं स्क्रीन पर देखिए, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22, यानी वही ऑर्डर्स जो हमने अभी बात किए थे, कंपनसेशन वाले, मॉनिटरी, प्रोटेक्शन वाले, ये सब ऑर्डर्स। तो कोई भी रिलीफ अगर आप 18, 19, 20, 21, 22 में सीख कर रहे हो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में और आप उसके अलावा कोई सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में एग्रीड पर्सन कोई और रिलीफ लेना चाहता है तो वो ले सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इवन इस एक्ट के कमेंस होने से पहले या उससे बाद में भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर कोई भी रिलीफ आप सॉर्ट कर रहे हो ये रिलीफ इन एडिशन होगा टू द रिलीफ विच इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द सिविल लॉज और द क्रिमिनल लॉ। तो आप सिविल में जो रिलीफ लेना है ले लो, क्रिमिनल में जो रिलीफ जो लेना है ले लो। अब डीवी एक्ट में जो रिलीफ है वो अदर देन या एक्स्ट्रा टू दोज रिलीफ होंगे जो आप किसी और लॉ में सीख कर रहे हो, तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बार नहीं है उसके अंदर, उसमें कहीं रोक नहीं लगाई हुई है। In case any relief has been obtained by the agreed person in any proceeding other than the proceeding under this act, he shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief। हाँ, लेकिन एक बात खास बात यहाँ पर एक ओनस कॉस्ट अपॉन की गई है एग्रीड पर्सन के ऊपर और उन्होंने ये कहा है कि मान लो आप डीवी एक्ट के अलावा किसी और कानून में हम तुम्हें रोक नहीं रहे, तुमने जो रिलीफ लेना है ले लो, सिविल में लेना है ले लो, क्रिमिनल में लेना है ले लो जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी रिलीफ तुम वहां से लोगे उसके बारे में इंटीमेशन आपको हमें देनी पड़ेगी, आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने वहां से वो रिलीफ ले लिया है। ऐसा ना हो कि हम रिस्पोंडेंट को ट्वाइस प्रेजुडाइज कर रहे हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, यानी वहां से भी आपने रिलीफ ले लिया, यहाँ से वो रिलीफ ले रहे हो, तो यहाँ से अगर रिलीफ ले रहे हो तो मजिस्ट्रेट फिर ध्यान में रखेगा कि अब उसका क्वांटम कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट एडजस्टमेंट कर सकती है। इसीलिए वो जानना चाहती है कि आपने कहीं और से कोई रिलीफ ले लिया है क्या, तो उसके बारे में इंटीमेशन आपको कोर्ट को देनी पड़ेगी।
अब आगे बात आती है ज्यूरिसडिक्शन की। देखिए ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डीवीआई की एप्लीकेशन कौन से शहर में लगेगी, कौन सी कोर्ट के सामने लगेगी, इसको लेकर भी तो बड़े पंगे हैं ना। तो कई बार कोई कहता है कि जहां पर एग्रीड पर्सन रहती है वहां पर एप्लीकेशन लगेगी, कोई कहता है कि जहां रिस्पोंडेंट रहता है वहां लगेगी। तो इस सभी सवालों के जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करते हैं, क्योंकि सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि इन कंडीशंस में ही एप्लीकेशन लगेगी और किसके सामने लगेगी वो भी उन्होंने बताया। यहाँ पर उनका कहना है कि जो जेएम है यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जैसा भी हो, उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट है, उनकी जो लोकल लिमिट है, उस लिमिट में अगर एग्रीड पर्सन परमानेंटली या टेम्पररी रह रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, कौन? एग्रीड पर्सन। कोई भी एग्रीड पर्सन जहां पर रह रहा है, चाहे वो परमानेंटली रह रहा है चाहे टेम्पररी रह रहा है, चाहे वो वहां पर वो बिजनेस कर रहा है या वहां पर उसकी कोई नौकरी लगी हुई है, बिजनेस कर रहा है चाहे नौकरी लग रही है, जहां पर भी एग्रीड पर्सन, वहां की मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या एमएम की कोर्ट में वो पिटीशन लगा सकता है, पहली बात। दूसरा, ये पिटीशन वहां भी लग सकती है जहां पर रिस्पोंडेंट रह रहा हो या वो बिजनेस कर रहा हो या वो नौकरी कर रहा हो, वहां पर भी एप्लीकेशन लग सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सी क्लॉज में, वो कहते हैं जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। तो ये 3 जगह हैं जहां पर पिटीशन डल सकती है। शैल बी कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड अदर ऑर्डर अंडर दिस एक्ट एंड ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो हमारे पास जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिनके टेरिटोरियल एरिया में एग्रीड पर्सन रहता है, बिजनेस करता है, टेम्पररी या परमानेंटली जो भी है, रिस्पोंडेंट रहता है, बिजनेस करता है, यहाँ जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ पर एप्लीकेशन लग सकती है और वहाँ का वही मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट होंगे उस मैटर को ट्राई करने के लिए और कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए। अब ये जो मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डर्स होंगी इसकी एनफोर्सेबिलिटी कहाँ होगी? क्या अपने ही टेरिटोरियल एरिया में होगी? वो कहते हैं नहीं, थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी जो ऑर्डर्स इस एक्ट में पास किए जाते हैं वो थ्रू आउट इंडिया सभी जगह पर एप्लीकेबल होते हैं, उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 28 पर। सेक्शन नंबर 28 में प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। प्रोसीजर के बारे में बात की गई है कि हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। वो कह रहे हैं भाई साहब कुछ नहीं है, यहां पर सीआरपीसी लगेगा। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन लगाई है, कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर आपने सेक्शन नंबर 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 या सेक्शन 21 में आप कन्वेन कर रहे हो तो उसमें आपके सीआरपीसी के प्रोविजंस लगेंगे। और इवन यहां पर एक बड़ी स्पेशल बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि सबसेक्शन नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं है जो कि कोर्ट को रोक रहा हो कि वो अपना खुद का प्रोसीजर एप्लीकेशन की डिस्पोजल अंडर सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 23 के क्लॉज नंबर 2 के डिस्पोजल के लिए बना सकती है। यानी इवन कोर्ट अपना प्रोसीजर भी बना सकती है, कोर्ट अपना प्रोसीजर भी बना सकती है खुद का, अगर मैटर सेक्शन नंबर 23 के सब सेक्शन नंबर 2 के रिलेशन में आ रहा है या सेक्शन नंबर 12 के रिलेशन में आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलो अभी आगे आते हैं और हमारे इस चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 29 और ये अपील के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेसिकली मैटर कहाँ चल रहा है? मजिस्ट्रेट के पास या एमएम के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। इनकी अपील किन के पास जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशंस के पास। तो यही बात इन्होंने लिखी है कि देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन within 30 days from the date on which the order by the magistrate is served on the agreed person or the respondent as the case may be, whichever is later। जिस दिन आपने ये जो ऑर्डर पास किए हैं इसकी कॉपी एग्रीड पर्सन को या रिस्पोंडेंट को जिसको भी सर्व अपॉन की है, जो भी लेटर वाली होगी, उससे 30 डेज कैलकुलेट करेंगे और उस 30 डेज में आपको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपील फाइल करनी पड़ेगी। ये बात इन्होंने सेक्शन नंबर 29 में मेंशन की है। सो दिस इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ नए वीडियो सेशन के साथ जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।